आज हम लोग बिजनेस रिसर्च का मॉडल पेपर लेकर आए हैं और ये फर्स्ट मॉडल पेपर है बिजनेस रिसर्च का। फर्स्ट मॉडल पेपर का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग बिजनेस रिसर्च का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और हम लोग सबसे पहले देखें कि बिजनेस रिसर्च होता क्या है, उसको स्टडी कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं इसके मॉडल पेपर में। बिजनेस रिसर्च, ये तो बिजनेस अगर है ना तो बिजनेस का कनेक्शन हमेशा एक चीज़ से रहता है जिसका नाम क्या है, रिसर्च। बिना रिसर्च का बिजनेसमैन या कोई एक बंदा अच्छा बिजनेसमैन बन ही नहीं सकता। रिसर्च हर बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि कुछ नया लेकर आना होगा और हमेशा आपको रिसर्च करना होगा। इसको R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या महिंद्रा कंपनी स्कॉर्पियो का अगर कोई मॉडल बना के लाती है तो क्या जीवन भर उसी मॉडल को बेचते रहेगी या उसमें कुछ रिसर्च करवाएगी? अगर उसी मॉडल को बेचते रहेगी तो चलिए 5 साल वो क्रेज बना सकती है मार्केट में, उसके बाद धीरे धीरे पुराना होने लगा वो मॉडल। जैसे जैसे लोग पुराना हो जाएगा, लोग उस मॉडल की गाड़ी खरीदना भले उसको महिंद्रा का चाह रहा है स्कॉर्पियो, लेकिन मॉडल पुराना होने के कारण वो नहीं खरीदता है, उसको कुछ नया चीज चाहिए। क्योंकि बोलता है ये गाड़ी तो जहां देखो जिसके घर में देखो उसके घर में ये गाड़ी है। अब उसको नया गाड़ी खरीदने में मजा नहीं आता और लोगों को भी नया और पुराना में फर्क नजर नहीं आता। आप अगर आप अपने बारे में देखिएगा तो नया जो स्कॉर्पियो रहा था, मतलब पुराना मॉडल का जो स्कॉर्पियो नया नया खरीद रहा था, उसे कोई ऐसा नहीं पड़ता था, पता था स्कॉर्पियो खरीदा था, खरीदा होगा। लेकिन जैसे वो अपना लुक चेंज करता है, जैसे अपना रिसर्च करके, क्या लगता है लुक इतना आसानी से चेंज नहीं होता है, तो उस पर रिसर्च कराता है। तो बिजनेसमैन हमेशा रिसर्च करवाता रहता है। मोबाइल के क्षेत्र में देखिए रिसर्च का कितना कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन है वहाँ पे। हर दिन R&D हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कुछ रिसर्च किया जा रहा है, कुछ डेवलपमेंट किया जा रहा है, और उसके बिना तो कोई बिजनेसमैन चल ही नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस में रिसर्च सबसे बड़ा टॉपिक है। इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस रिसर्च। रिसर्च का मीनिंग क्या होता है? रिसर्च का मतलब होता है री, उसके बाद होता है सर्च। री का मतलब दोबारा, बार बार, और सर्च मतलब ढूंढना। बोलता है ढूंढो, सर्च एंड सर्च अगेन, फाइंड आउट न्यू डेटा, न्यू इंफॉर्मेशन। बोलता है ढूंढो, फिर ढूंढो, फिर ढूंढो और कुछ नया लेकर आओ। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च। याद रहेगा, री प्लस सर्च। रिसर्च का मतलब था ढूंढिए। मान लीजिए कि जब बल्ब का आविष्कार हुआ था, जिस तरह का बल्ब शुरुआत में बनाया गया था, अगर रिसर्च नहीं होता तो क्या हम इस लाइट में भी जी रहे होते? हम लोग आज भी उसी बल्ब में रहते हैं। जिस तरह का हेलीकॉप्टर का या जिस तरह के कार का निर्माण किया गया था, क्या रिसर्च नहीं होता तो हम इस तरह की गाड़ियों में बैठ पाते? इसका मतलब है कोई ना कोई तो रिसर्च किया ना। मोबाइल जिस तरह का, हम लोग आज भी बटने वाला मोबाइल में रह जाते हैं, हेलो हेलो करते। आज जो इतनी सुविधाएं मिल रही है इसलिए मिल रही है क्योंकि कोई ना कोई बिजनेसमैन है जो इस पर रिसर्च करा रहा है कि हम लोगों को और सुविधा दे सकते हैं क्या। सोचे ना, मेमोरी पावर कैसे बढ़ाया जा रहा है, 6 128 तक आ गया। अब कोई बोल देगा कि भाई 8 जो है 256 आ जाएगा, मतलब एक से एक है। तो आग यहाँ लिखा है कि हम कितना मेमोरी दे सकते हैं, तो धीरे धीरे उसमें रिसर्च करके उसको अपग्रेड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, और हर बार कुछ नया। तो रिसर्च का मतलब होता है सर्च एंड सर्च अगेन एंड फाइंड आउट न्यू डेटा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च के नाम से हम लोग जानते हैं। अब चलिए मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं, ज़्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं जाते हैं, बता चुके हैं आपको क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो पूछा जाता है इंपेरिकल क्या होता है, अनुभव जन्य क्या है। तो बोलता है अनुभव जन्य शब्द का तात्पर्य किसी ऐसी चीज से है दो जो प्रत्यक्ष अवलोकन या अनुभव पर आधारित या उससे प्राप्त हुई है। यानी अगर कोई जानकारी आपको आपके अनुभव से प्राप्त हुई है या डायरेक्ट, प्रत्यक्ष अवलोकन का मतलब समझते हैं, डायरेक्ट आप देख रहे हैं और वहां से कुछ अगर ला रहे हैं। जैसे एक लड़के को रोज हम देखते हैं कि पूरा तेज बाइक चलाते जाता है, हम नहीं जानते कौन है कौन नहीं, रोज देख रहे हैं, आपके मन में क्या विचार उसके बारे में आएगा कि बदमाश बच्चा होगा, लफंगा बच्चा है, आवारा बच्चा है, बदमाश है ना, अमीर बाप का बेटा है, कुछ तो बोलिएगा ना। इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, अवलोकन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से रोज आप उसको देखते हैं। और हो सकता है बहुत लोग ऐसा है जो उसको नहीं देखता, इग्नोर करता है, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से उसको देख रहे हैं, उसको अवलोकन कर रहे हैं और अपना एनालिसिस, अपना अनुभव दुनिया को बता रहे हैं। तो बोलता है अनुभव जन्य का मतलब है ऐसा काम, ऐसा डेटा, ऐसी जानकारी जो आपके अनुभव के आधार पर आए या आपके प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर आए। ऐसी जानकारी को, ऐसे डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुभव जन्य, इंपेरिकल। याद रहेगा। तो जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च में क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज हम ढूंढ के लाते हैं कि नहीं। कोई कंपनी रिसर्च करी, ढूंढ के लाती है यार यहाँ क्या है चाहिए। तो अगर वो ढूंढती है तो वो कैसे ढूंढती है, दो तरीके से, या तो अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर कहती है कि ये चीज होना चाहिए, और नहीं तो फिर प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर वो ये बताती है कि ये चीज होना चाहिए। कोई दिक्कत है? तो कौन कौन सा माध्यम है,
प्रत्यक्ष अवलोकन और दूसरा अनुभव। इन दोनों के माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुभवजन्य। सैंपलिंग क्या होता है? जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं तो दो मेथड है, सैंपलिंग मेथड और सेंसस मेथड। एक होता है सैंपलिंग जिसको सर्वेक्षण बोलते हैं, और सेंसस का मतलब होता है जनगणना विधि। जैसे भारत की जनसंख्या जनगणना विधि से आती थी। जनगणना मेथड में, सेंसस मेथड में क्या होता है कि हर एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे। और सैंपलिंग मेथड में ऐसा नहीं करते। सैंपलिंग मेथड में बोलता है कि हम सारे लोगों से नहीं पूछेंगे, कुछ सेलेक्टेड लोगों से पूछेंगे और अपना राय दे देंगे। इसका मतलब सैंपलिंग मेथड में क्या किया जाता है, कुछ लोगों से पूछकर अपना क्या दिया जाता है, राय दिया जाता है, मतलब सैंपल पिक किया जाता है। अभी देखिए चुनाव चल रहा है, अब 1 तारीख को लास्ट वोटिंग होगा, तो 1 तारीख को शाम में जैसे लास्ट वोटिंग होगा हर न्यूज चैनल में देखिएगा, बता देगा किसका सरकार बनने वाला है। तो ऐसे कैसे बता देगा भाई, हम लोग को पता है क्या? बताइए। अब बिना जानकारी मत बोल देना किसका सरकार बनने वाला। उस तरह तो भाई जयराम महतो भी सोच रहा है कि हमारा सरकारें बना देंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा, है नहीं। राहुल गांधी बोले हमारा सरकार बने, बीजेपी बोले हमारा सरकार बने, अरविंद केजरीवाल बोलता हम प्रधानमंत्री बन जाए। ये सपना अलग है, लेकिन रियलिटी को कैसे निकालेंगे आप? आपको जानकारी है? नहीं पता है। तो कैसे न्यूज चैनल वाला बता देता है कि इसकी सरकार बनने वाली है? क्या हम सब लोगों से, देश के सारे नागरिकों से पूछा है? वो हमसे तो नहीं पूछना है, आप लोग से पूछा आज तक वाला? तो कैसे बता देता है किसकी सरकार बनेगी? वो क्या करता है, सारे लोगों से पूछता है या कुछ सैंपल उठाता है? देश में 12,000 लोगों से देखिएगा। जब आप 1 तारीख का समय है तो आप लोगों के लिए बढ़िया है, ठीक है। अब इस बात को गौर कीजिएगा कि जब वो अपना पूरा सर्वे दिखाएगा ना, जब अपना, उसको बोलते हैं एग्जिट पोल बोलते हैं, तो जब एग्जिट पोल दिखाएगा सबसे पहले वो ये बताएगा कि कितना हम सैंपल पिक किए हैं, कितने लोगों से हम पूछे। सबसे पहले बताता है कि हमने 12,000 15,000 लोगों से पूछा। अब सोचिए पूरे देश में 15,000 लोग से पूछिएगा और 140 करोड़ लोगों का बात बता दीजिएगा कि 140 करोड़ क्या चाहता है। जी हाँ, बता देगा। वो सैंपल ऐसा पिक करता है जिसमें किसान भी होंगे, जिसमें बिजनेसमैन भी होंगे, जिसमें छात्र भी हैं, जिसमें महिलाएं भी है, जिसमें बूढ़े भी है, ठीक है, जिसमें धर्म के आधार पर देखो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। हर धर्म, हर जाति के आधार पर पूछा, धर्म के आधार पर लोगों से पूछा, महिलाओं से पूछा, पुरुषों से पूछा, पढ़ने वाले बच्चों से पूछा, बेरोजगार नौजवानों से पूछा, गुलों का क्या रहा है, बिजनेसमैन से पूछा, बिजनेसमैन को क्या समस्या, सब जब बताया उसको कंक्लूजन करके और अपना रिपोर्ट निकाल के दे दिया कि हर बंदा, जो हर वर्ग है बिजनेस, मतलब पूरे देश का, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, उस क्या सोचता है। और जब सबका कंक्लूजन निकालेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं सैंपलिंग। देखिए क्या लगा, सर्वेक्षण जनसंख्या में से, यानी टोटल पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को चुनने की प्रक्रिया। हम पूरा जनसंख्या से नहीं पूछेंगे, उसमें से किसी कुछ लोगों से क्या करेंगे। अच्छा, किससे पूछेंगे इसका भी एक तरीका है, इसके लिए भी मैथमेटिक्स लगाना पड़ता है कि किस आदमी से पूछिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आप पूछने गए और सामने वाला बीजेपी का आदमी नजर आ गया तो बीजेपी बोल देगा, सामने वाला कांग्रेस का आएगा तो कांग्रेस बोल देगा। तो हम उस आदमी से कभी नहीं पूछेंगे जो उसका कार्यकर्ता है, क्योंकि कार्यकर्ता तो अपने पार्टी को ना वोट देगा। हम उससे पूछेंगे जो इंडिपेंडेंट है, जो स्वतंत्र है, जो देश का सही नागरिक है, जो देश के बारे में सोच रहा है। कार्यकर्ता तो भैया उसी का सपोर्ट करेगा। कोई दिक्कत है? तो सर्वेक्षण एक मेथड है जहां पे हम क्या करते हैं, डेटा को आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं। बिप्लियोग्राफी क्या होता है, ग्रंथ सूची। तो जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च करने के लिए कहीं से कुछ डेटा आप उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? रिसर्च जब करेंगे तो कहीं से तो डेटा लाएंगे, किसी किताब से लाएंगे, किसी वेबसाइट से लाएंगे, किसी रिपोर्ट से लाएंगे। तो आप सबसे लास्ट में जब रिसर्च का रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं तो वहां बिप्लोरिटी लिखना पड़ता है, बिप्लोग्राफी लिखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से आपने इस रिसर्च को करने के लिए डेटा उठाया है, कहाँ कहाँ से आपने परामर्श लिया, किससे सपोर्ट लिया है, वो सब चीज लिखना पड़ता है। इसी को बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। कोई दिक्कत है? जैसे देखिए यहाँ लिखा है, यह प्रतिवेदन लिखते समय परामर्श की गई सभी सामग्रियों की एक सूची है, यानी कहाँ कहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया है। एवं दूसरी ओर संदर्भ में वे हैं जिन्हें आपके प्रतिवेदन या शोध में संदर्भित किया गया। देखिए आपने कुछ लिखने के लिए कई किताबें देखी होगी, आप कुछ लिख रहे होंगे, मान लो हम कुछ किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं तो किताब पढ़े होंगे ना जी, तो वो लिखिए कि कौन कौन किताब से आप इसको डेटा को लाए हैं। वेबसाइट से परामर्श लिए होंगे, किसी आदमी से मिले होंगे, उसको लिखिए कहाँ से आप लाए डेटा। अगर बोल रहे हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल अगर अमेजन है तो भैया अमेजन जंगल सबसे खतरनाक है, तो कैसे, आपको कौन बता दिया? तो आप बताइएगा ना कि गूगल में देखो, गूगल से हमने सपोर्ट लिया, इस वेबसाइट से,
इस किताब से सपोर्ट लिया, यहाँ के लोगों से सपोर्ट लिया, उससे हम पूछे, सारा चीज़ आपको बताना पड़ेगा। उसको बोलते हैं बिब्लियोरिटी। जब भी याद रखिएगा कि आप रिसर्च का रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट के लास्ट में बिब्लियोरिटी लिखना पड़ता है, जिसमें आप सारा कुछ लिखना पड़ता है। ग्रंथ सूची बोलते हैं, कहाँ कहाँ से आपने इसका डेटा उठाया है। आगे रिसर्च डिजाइन, रिसर्च करने से पहले रिसर्च डिजाइन तैयार किया जाता है कि कैसे रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने से पहले रिसर्च डिजाइन तैयार किया जाता है कि कैसे रिसर्च करेंगे, कब रिसर्च करेंगे, कहाँ रिसर्च करेंगे, किस प्रकार की रूपरेखा होगी, पूरा डिजाइन तैयार किया जाता है। तो रिसर्च डिजाइन मतलब एक बार शोधकर्ता को आगे बढ़ने दिया जाता है तो अगला कदम शोध प्रचलन आनी क्या होता है, रिसर्च डिजाइन होता है। उसको विस्तार से तैयार किया जाता है। रिसर्च डिजाइन के अंदर कब, क्या, कहाँ, कितना, ये सारा डेटा को हमको कलेक्ट करना पड़ता है। अब देखिए रिसर्च डिजाइन करते समय ये सब बात को ध्यान रखना हो। सैंपल डिजाइन, डेटा कलेक्शन स्ट्रक्चर, इक्विपमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 एरर्स को देखना पड़ता है। अच्छा एरर्स क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 1 टाइप 2 एरर्स। एक बात बताइए, कोई इस दुनिया में आदमी अगर डेटा कलेक्ट कर रहा है तो क्या गलतियां नहीं होगी? हो सकता है गलती हो जाए। तो गलती दो तरह का, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 एरर क्या होता है, बोलता है एरर दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। बोलता है शून्य परिकल्पना का को अस्वीकार करने का निष्कर्ष जबकि परिकल्पना सच थी, टाइप 1 की त्रुटि कहलाती। मतलब परिकल्पना क्या होता है, परिकल्पना का मतलब होता है कुछ काम करने से पहले सोचना, कुछ काम करने से पहले सोचना है, परिकल्पना कहलाता है। उपकल्पना इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। आप बताइए जब कुछ किसी काम को करने से पहले सोचते हैं तब करते हैं या बिना सोचे समझे कर देते हैं? बिजनेस करना है तो पहले नहीं सोचोगे, बोलता है किसी काम को करने से पहले सोचना। अभी आप पढ़ने आए, आपको कोई कोर्सेस में जाना है, किसी बिजनेस में जाना है, तो पहले सोचता है आदमी कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पूरा सोच रहा है। तो सोचना ही परिकल्पना कहलाता है, उपकल्पना कहलाता है। तो किसी काम को करने से पहले सोचना क्या कहलाता है, परिकल्पना या उपकल्पना कहलाता है। और अगर आप परिकल्पना सोचे हैं तो क्या लगता है जो सोचे वो सही होगा? हम भी सोचे थे कि एकदम डिजिटल दुनिया में आके एकदम क्रांति मचा देंगे, क्या जरूरी है सही हो सकता है फेलियर हो जाए, लेकिन अभी तक तो ठीक चल रहा है। बट वो आपका एक जो हाइपोथेसिस है, जो आपका सोच है, हो सकता है वो गलत भी हो सकता है वो सही हो। सही होगा तो बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, बिजनेस के लिए सोच रहे हो तो, और अगर गलत होगा तो छोटे बिजनेसमैन बन जाओगे। तो वही बात यहाँ लिखा है, अगर आप सोच रखे हैं और वो सोच अस्वीकार भी हो सकता है, इसके निष्कर्ष पर चल रहे हैं, तो ये टाइप 1 एरर है। और टाइप 2 एरर क्या बोलता है, शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना, यानी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना, टाइप 2 एरर है। बात समझ गए? हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना टाइप 1 एरर है, और हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना टाइप 2 एरर है, दूसरी तरह की गलतियां। और जब भी कभी आप डेटा कलेक्ट करते हैं सर तो गलती होगी, क्योंकि बहुत लोग गलत डेटा दे देता है। अभी आप लोगों से जो हम सवाल पूछेंगे सब सही जवाब दे देगा, सवाल ही नहीं, आप गलत जवाब दे दोगे। तो कैसे हम मानेंगे कि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो सही जानकारी वाला है? उसमें गलतियां भी तो हो सकती है, कुछ एरर भी तो हो सकते हैं, उस एरर को ढूंढेंगे टाइप 1 टाइप 2 एरर के। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे डेटा आप लोग आराम से वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा, वैज्ञानिक सिस्टम के द्वारा कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए लिखा, वैज्ञानिक विधि प्रक्रिया वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक विधि है जिसमें अवलोकन, मापन और प्रयोग और परिकल्पनाओं का निर्माण, परीक्षण और संशोधन शामिल होता है। बोलता है यह अवलोकन और प्रयोग के करके वैज्ञानिक प्रश्न पूछने और उत्तर देने का एक तरीका है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति में चरणों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। किसी परिकल्पना का परीक्षण करते समय, यहाँ तक कि नई परिकल्पना तैयार करते समय भी वैज्ञानिक एक कदम से दूसरे कदम पर छलांग लगा सकते हैं। एफ परीक्षण क्या है, एफ टेस्टिंग? एफ टेस्टिंग किसको बोलते हैं? बोलता है यहाँ एफ परीक्षण जो है वो स्वायत्त तंत्र अंशों के साथ मिलकर एफ वितरण का पालन करता है। ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। सारणीबद्ध मूल्य एफ परीक्षण का n1-1 और n2-1 स्वतंत्र स्वतंत्र अंशों के साथ एक निश्चित सार्थकता स्तर पर लिया जाता है। प्राय 1 या 5% सार्थकता स्तर पर गणना मूल्य और सारणीबद्ध मूल्यों को आपस में तुलना करके निम्न प्रकार से निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी ये याद रखना, थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन आपको दिया है। एफ टेस्टिंग क्या है? तो बहुत सारा टेस्टिंग है, 4-5 तरीके का टेस्टिंग है। आप लोग टेस्टिंग को शायद नहीं जानते हो। पहला टेस्टिंग है एफ टेस्टिंग। दूसरा बोलता है ची स्क्वायर टेस्ट। क्या बोलते हैं? ची स्क्वायर टेस्ट। इनोवा टेस्ट होता है, इनोवा टेस्ट होता है, इनोवा टेस्ट।
तो एनोवा टेस्ट है, ची स्क्वायर टेस्ट है, पाई स्क्वायर टेस्ट है, एफ टेस्ट है। इस तरह बहुत सारे टेस्टिंग किए जाते हैं आपके डेटा को सही से जानने के लिए कि आप जो डेटा कलेक्ट करें वो सही है या नहीं है। आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा सही है कि नहीं है जानने के लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। उसमें से एक टेस्ट कौन सा है? एफ टेस्ट। क्योंकि हम जो डेटा कलेक्ट करें वो सही नहीं हो सकता है गलत भी जानकारी हम कलेक्ट कर दें। तो गलत जानकारी कलेक्ट करेंगे और उससे गलत रिपोर्ट देंगे तो ये पूरा सत्यानाश कर देगा। इसलिए आपके डेटा को चेक करने के लिए कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो सही किया है कि नहीं किया, बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं, चेक किए जाते हैं। उसमें से एफ टेस्ट होता है, ची स्क्वायर टेस्ट होता है, पाई स्क्वायर टेस्ट होता है, इनोवा टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। और कैसे करते हैं तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे हम उसको करते हैं। आगे लिखा है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, व्हाई डू वी यूज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी मतलब समझते हो? दो तरह का बहुत सारा रिसर्च होता है, उसमें से एक रिसर्च है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। बोलता है अन्वेषण अनुसंधान किसी भी विपणन या व्यापार नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका ध्यान सांख्यिकी शुद्ध सम्मक एकत्र करने के विरोध में विचारों और अंतर्दृष्टि की खोज पर है। यही कारण है कि अन्वेषक अनुसंधान आपकी कुल शोध योजना की शुरुआत के रूप में सबसे उपयुक्त है। यह आमतौर पर कंपनी के मुद्दों को स्पष्ट करने, संभावित विकास के क्षेत्रों, सांख्यिकीय अनुसंधान की आवश्यकता वाले वैकल्पिक कार्रवाइयों के दौरान उपयोग किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब था कि आप स्टार्ट कैसे करोगे। किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने के पहले जो काम किया जाता है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर आता है। आप कैसे स्टार्ट कीजिएगा, क्या कीजिएगा? सबसे पहले कोई रिसर्च करना है तो वही बोला है सबसे पहले खोजपूर्ण शोध होता है, पहले ढूंढा जाता है। यहाँ पे ना आपको रिसर्च का कारण ढूंढना होगा कि क्या रिसर्च करना है, जिसको बोलते हैं टॉपिक ऑफ द रिसर्च। इस रिसर्च के जरिए आप रिसर्च का क्या ढूंढ सकते हैं? टॉपिक ढूंढ सकते हैं कि टॉपिक क्या रखें हम। जैसे भी मार्केट में आपको भेज दिया जाए, बोला जाए कि मार्केटिंग का रिसर्च करके आओ, मार्केटिंग के किसी एक टॉपिक को लो रिसर्च करो, तो आपको सबसे पहले 10 दिन लग जाएगा ये ढूंढने में कि कौन टॉपिक पर रिसर्च करें। मार्केट में घूमेंगे, मार्केट में जो अभी बोलता है ज्वलंत मुद्दा उस पर करो, तो पहले मार्केट में घूमना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, तब तो उस रिसर्च को हम लोग बोलते हैं अन्वेषण अनुसंधान, उसी को बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और बोलता है इसका डिजाइन कैसा तैयार करेंगे। अब देखिए लिखा है कि खोजपूर्ण अनुसंधान प्रारंभिक जांच का एक रूप है, इनिशियल स्टेज का चेक का एक पार्ट है जो किसी विशिष्ट घटना या समस्या की बेहतर समझ हासिल करने के लिए किया जाता है। यहाँ खोजपूर्ण अनुसंधान की कुछ मुख्य प्रमुख विशेषताएं देखिए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का कुछ फीचर्स है। पहला, उसमें क्या होता है, अच्छा स्टार्टिंग में हम रिसर्च कर रहे हैं तो क्या लगता है रिजिड रहेंगे, यही करना है, नहीं, उसको फ्लेक्सिबल रहता है, जब मन करेगा तो उसमें थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन रहता है, आप कुछ भी इसमें जोड़ सकते हैं, कुछ भी इसमें हटा सकते हैं, क्योंकि नए नए अभी शुरुआत किए हैं। आगे क्या है, क्वालिटेटिव मेथड्स इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्वालिटी को ज़्यादा फोकस किया जाता है। कैसे लाया जाता है स्टार्टिंग का डेटा जी? रिसर्च करने से पहले आप अगर क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो कैसे आप डेटा लाएंगे, तो कहाँ कहाँ से लाया जाता है? देखिए लिखा है खोजपूर्ण अनुसंधान अक्सर समृद्ध और प्रासंगिक डेटा इकट्ठा करने के लिए क्या किया जाता है? इंटरव्यू, लोगों से मिला जाता है, फोकस ग्रुप को किया जाता है, अवलोकन ऑब्जर्व किया जाता है। ये सब जरिए से हम डेटा ला सकते हैं। तो ये सब बहुत सारा तरीका है जहाँ से हम डेटा ला के उस डेटा के गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सैंपल साइज छोटा रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा लोगों से हम नहीं पूछते, कुछ सेलेक्टेड लोगों से पूछेंगे। और परिकल्पना निर्माण, ये सब करने के बाद सबसे लास्ट में एक परिकल्पना निर्माण करेंगे, तब रिसर्च होगा। जब तक हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं होगा तब तक रिसर्च नहीं होगा। रिसर्च शुरुआत कौन कराता है? हाइपोथेसिस, परिकल्पना। आप जब तक कल्पना नहीं लेंगे, जब तक मन में नहीं सोचेंगे, जब तक उसके बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, आप बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल इन रिसर्च। वेरिएबल क्या होता है रिसर्च के केस में? और वेरिएबल दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। दोनों के बारे में लिखना है। बोलता है शोध में एक चर एक ऐसे कारक या विशेषता को संदर्भित करता है जो मूल्य में भिन्नता या परिवर्तन कर सकता है। चर मतलब वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो आपके वैल्यू को या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। चर अनुसंधान का एक अनिवार्य घटक है। वेरिएबल आपके रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, क्योंकि उन्हें अन्य चर के साथ उनके संबंध को समझने या परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए मापा, देखा या हेर फेर किया जा सकता है। यानी वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको हम बदल सकते हैं। किसके लिए बदल सकते हैं? तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, उसको मापने के लिए, उसको देखने के लिए आप इसमें चाहें तो थोड़ा मोड़ा बदलाव कर सकते हैं। यानी वेरिएबल्स किसी भी रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होते हैं? आश्रित चर वह चर होते हैं जिसे अन्य चर पर उनके संबंध या निर्भरता को निर्धारित करने के लिए देखा या मापा या विश्लेषण किया जाता है। यह किसी शोध अध्ययन में रुचि का प्राथमिक परिणाम या प्रतिक्रिया है। आश्रित चर के मानों को स्वतंत्र चर के मानों पर निर्भर माना जाता है। यानी जो आश्रित चर है वो इंडिपेंडेंट जो चर है उस पर ये डिपेंड करता है। आगे लिखा इंडिपेंडेंट, जस्ट इस पर ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है डिपेंड करता है। स्वतंत्र चर वह कारक है जिसे शोधकर्ता द्वारा हेर फेर या नियंत्रित किया जाता है। यह वह चर है जो आश्रित चर पर प्रभाव डालता है, यानी अगर यहाँ गड़बड़ हो गया तो वहां पे प्रभाव पड़ेगा, जो भी बात कर रहे थे। शोधकर्ता जानबूझकर स्वतंत्र चर के मूल्यों को बदलता है। रिसर्चर क्या करता है? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको वैल्यू को बदलता है या चुनता है, यह देखने के लिए कि यह आश्रित चर को डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे प्रभावित कर रहा है। ऐसे क्या प्रभाव पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में क्षेत्र अध्ययन। देखिए रिसर्च के टाइप्स दिए हुए हैं आपको, फील्ड स्टडी, लेबोरेटरी स्टडी, ऑब्जर्वेशन मेथड। 3 मेथड है रिसर्च का। तो फील्ड स्टडी का मतलब है क्या करना होगा? फील्ड स्टडी कहाँ होता है? तो जब आप एमबीए करेंगे और मार्केटिंग में करेंगे और वहाँ पे रिसर्च करना होगा, फील्ड स्टडी, लोगों के पास मिलना होगा, जाना होगा। ठीक है, अब लोग शराब क्यों पीते हैं इसका कारण ढूंढना होगा, तो क्या लगता है? बैठ के लेबोरेटरी में टेस्ट कर लीजिएगा। कहाँ जाना होगा रिसर्च डेटा लाने के लिए? फील्ड में जाना होगा, लोगों से मिलना होगा। झारखंड के आदिवासियों का जीवन स्तर क्या है इसको जानना होगा, तो क्या लगता है? किसी एसी के कमरे में बैठे बैठे आप बता दीजिएगा? नहीं, आपको क्या करना होगा? फील्ड स्टडी करना होगा। लेकिन बताइए साइंस का कोरोना का दवा कैसे बनता है? फील्ड में जाना होगा कि लेबोरेटरी में जाना होगा? तो इसका मतलब सब जगह पे रिसर्च का तो अलग अलग तरीका है। फील्ड स्टडी कहीं पे काम करेगा, कहीं पे आपको क्या करता है? लेबोरेटरी स्टडी काम करता है। लैब में बैठ के काम करना है। अब कोई ऐसा एंटीडोज बना रहे हैं किसी चीज का, कैंसर का दवा बना रहे हैं, तो भैया ये सब लैब में काम होता है। इसके लिए क्या जाना होगा? लेबोरेटरी में जाना होगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन मेथड कहाँ काम करता है? ऑब्जर्वेशन मतलब देख के बता देना। कहीं जाएंगे नहीं, एक जगह बैठे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख के हम डेटा ला देते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड काम करता है जब एक्सीडेंट से संबंधित रूल्स बनता है। सरकार रूल्स बना रही है कि एक्सीडेंट कम हो, क्या करेगी सरकार? वहाँ लैब में टेस्ट कराएगी। वहाँ क्या करेगी बताइए? लोगों के पास जाएगी? लोग तो नहीं जागरूक है कि मर जाएंगे, तो क्या करेगी सरकार? वहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड लगाती। सरकार 1000 एक्सीडेंट का वीडियो मंगाती है और अपने टीम को लगाती और बोलती है 1000 एक्सीडेंट जो हुआ है उसका वीडियो देखो। तो 1000 अगर एक्सीडेंट का कोई वीडियो देख रहा है तो देख रहा है कि उसमें 70% ऐसे चांसेस है मरने का जब वो बंदा हेलमेट नहीं पहना था। कोई दिक्कत है? 20% ऐसे चांसेस है जब वो मोबाइल पे बात कर रहा था और 7% चांसेस है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, बिना गलती को मारा गया। और 3% ये चांसेस है, बाकी बहुत सारे चांसेस कि नींद में था तो क्या क्या। लेकिन 70% चांसेस है कि क्या नहीं पहना था, अगर हेलमेट पहना रहता तो बच जाता, क्योंकि माथे में चोट लगा था। बात समझ गए? अब बताइए सरकार क्या करेगी? हेलमेट पहनना कंपलसरी करेगी कि नहीं करेगी? तो ये डेटा कैसे आ गया उसके पास? किससे आया बताइए? फील्ड स्टडी से है, लेबोरेटरी से है या ऑब्जर्वेशन से है? ऑब्जर्वेशन से है। तो ऑब्जर्वेशन एक ऐसा टेक्निक है, मतलब 3 जगह से डेटा ला सकते हैं। फील्ड स्टडी करके ला सकते हैं, लेबोरेटरी से ला सकते हैं और ऑब्जर्वेशन से ला सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो फील्ड स्टडी कौन करता है? जिसको लोगों से मिलना होगा, सही डेटा लावा। लेबोरेटरी में कौन बैठता है? जो साइंस, लगभग साइंस का आदमी लेबोरेटरी में बैठता है, लैब उसी का रहता ही। ठीक है, जो रिसर्च का काम में लेबोरेटरी में वो बैठेगा। और तीसरा कौन सा है? ऑब्जर्वेशन मतलब मेथड, जहाँ पे हम क्या करते हैं? किसी दूसरे के किए हुए कामों को ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं और फिर अपने उसके हिसाब से अपना क्या करते हैं? राय देते हैं। तो ये देख लीजिए फील्ड स्टडी का अध्ययन का फायदा क्या है, पढ़ सकते हैं। एडवांटेज क्या है फील्ड स्टडी का? फील्ड में जाएंगे तो क्या होगा? देखिए क्षेत्रीय अध्ययनों में प्रयोगशाला अध्ययन की तुलना में बेहतर बाहरी वैधता होती, मतलब जो लैब में बैठ के काम कर रहा है उससे ज़्यादा अच्छा है जो फील्ड में काम कर रहा है। आगे देखिए, क्षेत्रीय अध्ययन में बड़े संस्थानों में किया जाता है, जैसे कॉलेज में जाके पूछ रहे हैं, जहाँ सैकड़ों लोग बातचीत करते हैं। भाई जाएंगे फील्ड में तो बातचीत ना करेंगे, बातचीत करके ना डेटा लाएंगे। जबकि लेबोरेटरी में किसी से बात, अकेले ना जाके उन्हें टेस्टिंग कर रहे हो जी,
कोई रहेगा वहां पे बात करने के लिए। हो सकता है एक दो तुम्हारा सहयोगी हो, लेकिन अकेले मतलब तुम्हारा एक लैब है, एक रूम है, बस उसी रूम में पैक हो और टेस्टिंग मारे जाओ। यहाँ पे क्या है, लोगों से बातचीत करेंगे, सबसे मिले जुलेंगे तब ना डेटा आएगा। क्षेत्रीय अध्ययन का हानि भी है। हानि क्या है, क्षेत्रीय अध्ययन में प्रयोगशाला अध्ययन की तुलना में ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, ज़्यादा तरह के लोग होते हैं, कन्फ्यूज कर देंगे आपको। बाहर जाइएगा तो कन्फ्यूज कर देगा क्या बोले हम। कुछ लोग इसको पसंद करें, कुछ लोग इसको। लेबोरेटरी मेथड उसी तरह, जहाँ लैब में देखिए, यहाँ लगे जीव विज्ञान को में उपयोग किया जाता है, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका फायदा और घाटा लिखा हुआ है, तो इसका अपना फायदा और अपना घाटा है, देख लीजिए, थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं। हो जाएगा फायदा घाटा। अब है ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, बता चुके। ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, देखते हैं। जैसे कैसे आज बूढ़ा लोग नहीं देखिएगा, ये ऑब्जर्वेशन मेथड ज़्यादा यूज करता है। उसको पूछिए कि आज का लड़का लोग कैसा है, क्या बताता है, एकदम बेहायद बदमाश टाइप का लड़का है। तो कैसे उसको मालूम, क्या फील्ड में जाता है उसके लिए, नहीं। बाइक पर घूमता है बूढ़ा लोग, जैसे स्टूडेंट बाइक घुमाता है वैसे पीछे पीछे बाइक पर ना, कुछ नहीं, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है रोज। ये बदल रहा है जमाना, नहीं बोलता है जमाना बदल रहा है जी, हम लोग जमाने में सब काम नहीं होता था। तो ये है ऑब्जर्वेशन मेथड, जहाँ ऑब्जर्व करके वो बता देता है कि बात क्या है। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, अगले क्लास में लोग एक और लेक्चर देखेंगे तो ये पूरा का कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्लास में लोग देखना हाइपोथेसिस क्या होता है, परिकल्पना क्या होती, उपकल्पना क्या होती।